BNPSC पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे यूरोप महाद्वीप का अफवाह तंत्र। यानी अफवाह तंत्र किसे कहा जाता है? अफवाह तंत्र का मतलब होता है नदी के उस संपूर्ण क्षेत्र को लिया जाता है जहां से वर्षा के द्वारा जो प्राप्त जल है उसको लेकर नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और जिस भाग से नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है वहां से ले जाकर नदी जहां समुद्र में अपने जल को गिराती है उस संपूर्ण क्षेत्र को किसमें लिया जाता है? अफवाह तंत्र में लिया जाता है। यूरोपीय महाद्वीप के अफवाह तंत्र की बात करें तो यूरोपीय महाद्वीप में बीच वाले क्षेत्र का अध्ययन करें तो बीच वाले क्षेत्र में अनेक पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। अर्थात यूरोप महाद्वीप के बीच वाले भाग में मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। और जो ये मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है इसके मार्ग में पछुआ पवनों के मार्ग में पड़ता है। यूरोपीय महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पर्वतीय पठार क्रम पाया जाता है, और इसके ये जो पर्वतीय पठारी क्रम पाया जाता है ये पछुआ पवनों के मार्ग में पड़ता है, और पछुआ पवनों के मार्ग में पड़ने के कारण से यहां पर वर्षा अधिक होती है। यूरोप महाद्वीप में होने वाली वर्षा की अधिकता के कारण से यहां की जो अधिकांश नदियां हैं वो 12 मासी हैं, अर्थात पूरे वर्ष भर बहती है, और पूरे वर्ष भर बहने के कारण से इन नदियों पर बांध बनाकर इनके जल का उपयोग सिंचाई हेतु भी किया जाता है, और सिंचाई के साथ में ये यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं, अर्थात इनके द्वारा परिवहन भी किया जाता है और परिवहन के साथ में सिंचाई हेतु भी उपयोगी होते हैं। तो यूरोप महाद्वीप की जो मुख्य नदियां हैं उन मुख्य नदियों में 3 मुख्य नदियां हैं, डेन्यूब है, राइन है और वोल्गा है। डेन्यूब, राइन और वोल्गा, ये तीनों की तीनों ही नदियां मध्यवर्ती पर्वतीय पठार क्रम से निकलती है, और अपना जो जल है वो आंतरिक सागर में ही गिराती है। पछुआ पवनों के मार्ग में पड़ने के कारण से इन नदियों में जल की मात्रा भी अधिक होती है, और जल की मात्रा अधिक होने के कारण से ये पूरे वर्ष भर बहती है। इन नदियों को नित्यवाही नदियां भी कहा जाता है और 12 मासी नदियां भी कहा जाता है। तो यूरोपीय महाद्वीप की मुख्य नदियां सबसे पहले तो है डेन्यूब नदी, दूसरी आती है राइन नदी, तीसरी वोल्गा नदी, और चौथा आता है अनील नदी। यानी डेन्यूब नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी और अन्य छोटी मोटी नदियां और भी पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और ये वाली
जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। डैन्यूब नदी जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे बड़ी नदी है और जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने के बाद में ये वाली नदी रोगेन्सबर्ग यानी नगर में प्रवेश करती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने के बाद में रोगेन्सबर्ग नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और यहां से दक्षिण पूर्व क्षेत्र में मुड़ जाती है। और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में मुड़ने के बाद में जर्मनी को पार कर जाती है और जर्मनी को पार करने के बाद में ऑस्ट्रिया देश में प्रवेश करती है, जो कि यूरोप महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश है। ऑस्ट्रिया देश में प्रवेश करने के बाद में ये अनेक पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्रों को पार करती है। इन पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों को पार करने के बाद में ये नदी ऑस्ट्रिया के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद में इसकी जो राजधानी है कौन सी है? वियना। वियना जो नगरीय क्षेत्र है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है और यहां से ये वाली जाती हुई अपनी जड़ को कैस्पियन सागर में गिराती है। डैन्यूब नदी जो कि जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी ढाल से निकलती है और निकलने के बाद में रोगेन्सबर्ग नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और वहां से जर्मनी को पार करती हुई ऑस्ट्रिया देश में प्रवेश करती है और ऑस्ट्रिया के पर्वतीय पठारी तथा मैदानी क्षेत्रों में बहती हुई ये वाली नदी ऑस्ट्रिया के वियना नगर राजधानी है और वहां से होती हुई कैस्पियन सागर में अपने जल को गिराती है। अर्थात ये वाली जो नदी है, इस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? वियना नगर बसा हुआ है। दूसरा आता है राइन नदी। राइन नदी जिसको सबसे व्यस्तम नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे व्यस्तम नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश जो नगरीय क्षेत्र हैं वहां से आंतरिक जल परिवहन की सेवा उपलब्ध करवाती है। तो ये वाली नदी कॉन्स्टेंस झील से निकलती है। राइन जलमार्ग भी कहा जाता है। राइन नदी जो कि यूरोप की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये जो जर्मनी की सीमा है उसी जर्मनी की सीमा के कॉन्स्टेंस झील क्षेत्र से निकलती है। कॉन्स्टेंस झील से निकलने के बाद भी यहां से ये 1350 किलोमीटर बहती है और ये वाली नदी 1350 किलोमीटर बहने के बाद में अपने जल को कहां गिराती है? उत्तरी सागर में गिराती है। राइन नदी जो कि जर्मनी के कॉन्स्टेंस झील क्षेत्र से निकलती है और अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद में ये नदी 1350 किलोमीटर बहती है और 1350 किलोमीटर बहने के बाद में अपने जल को कहां गिराती है? उत्तरी सागर में गिराती है। जब ये वाली नदी बहती है तो रॉटरडम
इसके मुहाने के पास में ये किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। यानी रोटरडैम के मुहाने के पास में ये नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदी जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि जर्मनी के जो अधिकांश नगरीय क्षेत्र हैं वो कहां पर बसे हुए हैं? इसी नदी के किनारे बसे हुए। तो राइन नदी या राइन जलमार्ग जो कि जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, ये वाली जर्मनी के कॉन्स्टेंस झील क्षेत्र से निकलती है। 1350 किलोमीटर बहने के बाद में उत्तरी सागर में अपने जल को गिराती है, और अपने जल को गिराने से पहले रॉटरडैम के मुहाने के पास में किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जर्मनी के अधिकांश जो नगरीय क्षेत्र हैं वो इसी नदी के किनारे बसे होने के कारण से ये आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। अतः इस नदी का व्यापारिक महत्व अधिक होने के कारण से इस नदी को व्यापारिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आता है वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। ये वाली जो नदी है ये भी अपने जल को कहां गिराती है? कैस्पियन सागर में गिराती है। अर्थात डैन्यूब नदी के समान ये नदी अपने जल को कहां गिराती है? कैस्पियन सागर में अपने जल को गिराती है। ये वाली नदी वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है, और वल्दाई पहाड़ियों से निकलने के बाद में अनेक नगरीय मैदानी क्षेत्रों को पार करती हुई लास्ट में अपने जल को कहां गिराती है? कैस्पियन सागर में गिराती है। अर्थात यूरोप के सबसे बड़े मैदान वल्दाई पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है और लास्ट में अपने जल को कहां गिरा देती है? कैस्पियन सागर में गिरा देती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की अन्य नदियों, यानी यूरोप महाद्वीप की अन्य महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनमें एक तो स्पेन की है। स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण नदियां डोरा, ये वाली भी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, और एक टेगस है। डोरा और टेगस ये स्पेन की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके बाद में आता है फ्रांस। फ्रांस की महत्वपूर्ण नदियां एक सीन है और दूसरी कौन सी है? लॉयर। सीन और लॉयर ये फ्रांस की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। इंग्लैंड की टेमस नदी है। टेमस नदी है ये वाली भी सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नदी है, और ये नदी भी आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इंग्लैंड इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसका सिंचाई हेतु भी महत्व है और व्यापारिक महत्व भी है। इस कारण से ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जर्मनी की ऑर्डर है और पोलैंड है। ये जर्मनी की अन्य दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके बाद में फ्रांस की एक नदी और आ जाएगी, रोन नदी। इसके अलावा इटली की पो नदी है। पो नदी भी है और पो जलीय मार्ग भी है। इस नदी की एक विशेषता है, वह ये नदी अपने जल को भूमध्य सागर में गिराती है। यूरोप की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उल्टी दिशा में बहती हुई अपने जल को कहां गिरा रही है? भूमध्य सागर में गिरा रही है। तो ये तो थी यूरोप की महत्वपूर्ण नदी, जिनमें डैन्यूब, राइन और वोल्गा ये यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो कि यूरोप महाद्वीप में सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है और आंतरिक जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।